हेलो एवरीवन, मैं रीना दांगी स्वागत करती हूँ आप सभी का दांगी एकेडमी पर। तो जो बच्चे 2026 के लिए नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चे इस साल 12th में हैं या ड्रॉपर्स भी हैं लेकिन अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी। तो दोनों के लिए हम नीट 2026 के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो हमें सिलेक्शन तक लेके जाए। टारगेट वही है, हमें हमारा मेन फोकस ये है। ऑलमोस्ट बच्चों का जैसे हो भी सकता है अलग, लेकिन जैसे कि एमबीबीएस ही मिल जाए, हो सकता है किसी को बस कॉलेज मिल जाए, हमारे लिए ये मैटर करता है। बहुत अच्छा नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन हमें एमबीबीएस करना है। कुछ बच्चों को है कि बहुत अच्छी रैंक लाना है, टॉप 10 में ही कॉलेज लेना है। तो इन सब की हम लोग बात करेंगे कि किस स्ट्रैटेजी को अपनाकर हम सिलेक्शन ले सकते हैं, जो कि मैंने पर्सनल खुद भी अप्लाई करी थी। ठीक है। हाँ, रही बात ये कि जब मैं पढ़ रही थी हमारे टाइम पे नीट नहीं होती थी, काफ़ी टाइम पहले की बातें। मैंने पीएमटी क्रैक की है, तो उसी की हम लोग बात करते हैं। मैंने विदाउट कोचिंग क्लासेस सेल्फ स्टडी के दम पर कैसी स्ट्रैटेजी अपनाई कि हमारी जो अब नीट होती है तो नीट की बात कर लेते हैं, नीट को हम क्रैक कर सके। आपका एडमिशन्स हो चुकेगा, आपको लेना है। ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम स्टार्टिंग इनिशियल फेज हमारा कैसा होना चाहिए। अब मैं यहाँ ये बात नहीं करूंगी कि भाई लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल, ये कुछ नहीं होता है। बच्चा चाहे कैसा भी हो पढ़ने में, अगर वो दिल से मेहनत कर रहा है, रियल में चाहता है। हो सकता है कुछ बच्चों की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, एक बार पढ़ते हैं कैप्चर कर लेते हैं, भूलते नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भूल जाते हैं, जैसे इमीडिएटली अगर टेस्ट वगैरह लिए जाए वो अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, पर 2-4 दिन बाद वो भूल जाते हैं। तो हर कोई यही चाहता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इनिशियल फेज कैसा होना चाहिए और कैसे हम अपनी तैयारी के लेवल को बूस्ट करते जाएं कि हमारी तैयारी और बेहतर हो जाए। स्टार्टिंग फेज में आप लोग क्या करें। देखो, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीबीएसई से पढ़ रहे हैं, मैं सभी को लेके बात करना चाहूंगी। कुछ बच्चे होंगे आईसीआईसीआई बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, इंटरनेशनल बोर्ड से। कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड से भी पढ़ रहे होंगे। अब हो सकता है, आजकल तो वैसे सभी जगह एनसीईआरटी बुक्स ही चलती है, तो कोई प्रॉब्लमेटिक वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अब आप सबसे पहले क्या करें, जब हमें नीट को क्रैक करना है, इनिशियल फेज बता रही हूँ मैं, अभी से अगर आप चालू करेंगे तो मैं श्योरिटी लेती हूँ आपका कि सिलेक्शन तो मिल जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं। क्या करना है आपको इसके लिए, देखिए क्या करेंगे आप लोग कि स्टार्टिंग में सबसे पहले आप बायोलॉजी को उठाइए। बायोलॉजी का क्यों बोल रही हूँ, एक तो इसमें कोई डेरिवेशन नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई रिएक्शंस भी बहुत नोमिनेट सी है, जैसे कुछ साइकिल्स वगैरह में ही है, बाकी में ज़्यादा नहीं है। मतलब वन लाइनर फैक्ट्स हैं, वन लाइनर फैक्ट है। तो क्या हम सारे एमसीक्यू निकाल के पढ़ लें? ऐसी गलती पहले नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चंस है, उसके आपको 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब कुछ कुछ आंसर्स ये रहेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरिया, जस्ट एन एग्जाम्पल है ना, कौन सा इनमें से एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया तो बहुत सारे हैं। अब इसमें जो है आपने उसको याद कर लिया, अब बाद में ऑप्शंस में वो नहीं मिला तो आप लोग सोचते रहेंगे ये तो आया ही नहीं। तो स्टार्टिंग में ये काम बिल्कुल नहीं करना है। सभी बच्चों के लिए बोल रही, चाहे आप बहुत अच्छे स्मार्ट क्यों ना हो आप, क्योंकि आधा पोर्शन अकेला बायोलॉजी कवर करता है, और अगर बायोलॉजी में आप बहुत अच्छा गेन कर लेते हो मोर देन 80%, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं और ईजी है। अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ टफ पोर्शन की तरफ भागते हैं, ईजी और मॉडरेट को छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ईजी वाला पोर्शन है वही आता है बेटा, ज़्यादा पोर्शन 50% तक तो यही पूछा जाता है, और हम इसी को छोड़ देते हैं। तो आप सबसे पहले टारगेट कीजिए, अगर आप वीक भी हैं, आप स्टार्टिंग भी अभी कर रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, तो भी आप बायोलॉजी से स्टार्टिंग कीजिए। आपको पता है कुछ 11th के चैप्टर्स भी हैं, 12th के भी हैं। पहले आप 12th के चैप्टर्स को ही कंप्लीट कर लीजिए। जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो आपका इधर 12th का भी बैकअप हो जाएगा। देन 11th के चैप्टर्स बीच बीच में पढ़ते रहिएगा, पहले 12th को प्रेफरेंस दीजिएगा ज़्यादा। अब जैसे ही आपकी पूरी बायोलॉजी, कम से कम आप 4 बार इसको रीड करेंगे और एक एक लाइन को अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है। अब जिन बच्चों के पास अब टाइम नहीं है कि हम नोट्स बनाएं, मैं ये नहीं कह रही कि अब आप हर चीज़ लिखें। जब आपके पास वो चीज़ है रिटर्न में है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कब किया जाता है, जब हम थोड़ा टाइम पहले जाग चुके हैं। अब नहीं है तो लिखने का समय नहीं खराब करना है। आप इसी को बार बार पढ़िए, रिवाइज ज़्यादा करिएगा। रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के छोड़ देंगे तो नहीं समझ में आएगा। पढ़ना कैसे है, जैसे हम खुद को समझा रहे हैं, ऐसे जब आप पढ़ेंगे
पढ़ेंगे ना, जैसे हम बोल रहे हैं तो आवाज़ हमारे कानों तक जाए, वो सबसे बेटर है। आप ऐसे सिर्फ मन मन में पढ़ेंगे उससे बेटर है थोड़ा सा नॉइस आए, आपकी शांत माहौल रहे, आप जैसे खुद को समझा रहे हो, जैसे आप टीचर हो खुद को समझाइए, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आया ना तो आपको एग्जाम में भी याद आएगा कि हम ऐसे पढ़ रहे थे, ऐसे एग्जाम्पल हमने लिया था। ऐसे आप पढ़िए। बायोलॉजी पूरा कंप्लीट कर लीजिए एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से। इसके बाद आप क्या करिए, पीएवाईक्यूज लगा लीजिएगा, प्रीवियस स्क्वायर क्वेश्चंस पेपर। अब आजकल सबसे बड़ी बेनिफिट्स हमारे पास यही है, इंटरनेट अवेलेबल है। तो आप चाहेंगे तो आपको इंटरनेट पे अलग से चाहे तो आप पूरा पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, पोर्शंस उसमें अलग अलग है। बायोलॉजी के पोर्शंस के अब जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो आप लगाना चालू कर दीजिएगा, बिल्कुल लगाना चालू कर दीजिए, और आपको पढ़ते पढ़ते खुद ही समझ में आएगा कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन, आप चाहें तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। या आजकल ये भी सुविधा उपलब्ध है कि उसमें खुद ही आ जाता है कि इस चैप्टर से इस साल इतने क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसको जरूर आप एक डायरी में नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेने के बजाय। अब दूसरा काम आप क्या करेंगे, दूसरा काम अब आपको आ जाना है केमिस्ट्री के ऊपर, बिल्कुल बिगिनिंग वालों के लिए बता रही हूँ मैं, केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में अब आपको क्या करना है, ऐसे चैप्टर लेना है जो थ्योरेटिकल हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे हैं, थ्योरेटिकल, थ्योरी वाले चैप्टर ज़्यादा हैं, जो इजी इजी चैप्टर्स हैं, है ना। आप उनको उठाइए, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें से मोलारिटी मोलालिटी मोलरता मोलरता पूछा ही जाता है आप किसी भी मीडियम से, तो आप इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करिए, इसको जरूर कर लीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब इसको भी आपको इसी तरीके से करना है, थ्योरेटिकल पोर्शन यानी इजी इजी पोर्शन हमने निपटा दिए। देन इसके अब हमको क्या कर लेने हैं, पीवाईक्यू। एक एक पोर्शन उठाइएगा, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री पहले ले लिया, अगर जिसको जैसा टफ लगता है उस हिसाब से, जैसा इजी लगता है उस हिसाब से। इसके बाद मान लो ऑर्गेनिक ले लिया, कार्बनिक रसायन ले लिया, फिर थोड़ा सा अकार्बनिक रसायन ले लिया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा बच्चों को फिजिक्स टफ लगता है, फिजिक्स को क्या छोड़ दे, नहीं छोड़ना है बेटा, नहीं छोड़ना है, तो फिर फिजिक्स को कैसे पढ़े। अब फिजिक्स के सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स टफ लगते हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं न्यूमेरिकल्स, तो अभी मैंने न्यूमेरिकल्स लिए ही नहीं है। जिस बच्चे ने थ्योरी बहुत अच्छे से कर ली ना वो भी निकाल सकता है नीट। फिजिक्स में भी अब आप क्या करेंगे, फार्मूलाज अच्छे से याद कर लीजिए। केमिस्ट्री के अंदर भी अभी मैं बताऊंगी, फॉर्मूला तो डायरेक्ट है, फॉर्मूले को तो रटना ही नहीं पड़ेगा। अब आप न्यूमेरिकल्स करने भी जाएंगे तो फॉर्मूला तो करना ही पड़ेगा। फॉर्मूलेज आप चैप्टर वाइज निकाल के जरूर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि वो आपको नहीं मिलेंगे, जैसे जैसे मिल रहे हैं, एक दो दिन का समय लगेगा, ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे। एक शॉर्ट नोट के जैसे फॉर्मूला बना लीजिए। इसके बाद इसमें भी क्या करना है हमको, जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। इतना अगर आपने बहुत, अब इसी को इसी इसी पार्ट को जितना अभी तक मैंने बताया, इसको बार बार रिवीजन करते हुए हमको बूस्ट कर लेना। हमने कोई अभी हार्ड स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई, हार्ड स्टडी नहीं करी, लेकिन इसके दम पे भी आप, अगर किसी का हाई कट ऑफ भी अगर गया तो ऑलमोस्ट उसको या तो बीडीएस या कम से कम बीएएमएस तो आराम से मिल ही सकता है। और अगर बहुत ठीक ठीक उसने अच्छे क्वेश्चंस करे हैं थ्योरी के सारे सही, तो एमबीबीएस भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बहुत अच्छे हाई कॉलेजेस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मिलने के चांसेस है। अब इतना हमारा पोर्शन बहुत अच्छे से आ गया, तो थोड़ा सा हम सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। सेकंड स्टेप में अब आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप्स में अगर आपके पास में रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है, मैं बात करूँगी यहाँ पे मॉडर्न एबीसी की, बहुत अच्छी बुक्स है, बहुत वास्ट लेवल है इसका, इसके बाद शायद ही आपको किसी बुक की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी बताऊंगी। अगर आप मॉडर्न एबीसी तीनों सब्जेक्ट, स्पेशली फिर बायोलॉजी अगर आप पढ़ लेते हैं, बहुत शानदार बुक है। मतलब एक बार आप उसी चैप्टर को अपनी एनसीईआरटी के थ्रू पढ़िए, देन एबीसी के थ्रू पढ़ेंगे, तो आपको इतने अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है कि जैसे कोई टीचर ही आपको समझा रहा है। बस यही है कि आपको पढ़ना उसको बहुत अच्छे से पड़ेगा। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और बुक्स हैं, वो भी मैं आपको नाम सजेस्ट कर देती हूँ। जैसे कि अब आप कौन सी बुक्स यहाँ पे लगा सकते हैं, बायोलॉजी में तो इतना ही सफिशिएंट है। इसके अलावा अब आप क्या करेंगे, अब जब पढ़ते पढ़ते हम लोग टायर्ड हो जाते, एक लिमिट होती है ना भाई, पढ़ रहे हैं बोर हो गए, 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लिए, अब आप कुछ काम करिए, थोड़ा सा बिजी रखिए, फ्रेश हो जाइए। गाने सुनने से बेटर है कि आप किसी का जो भी फैकल्टी आपको पसंद है, यूट्यूब पे भर भर के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, जब इनिशियल फेज ही चल रहा है, अभी इनिशियल फेज में वापस से आ जाइए। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे कि जो टॉपिक वाइज
टॉपिक वाइज बायोलॉजी के वीडियोस है ना, उसको आप लगा दीजिए। अब आप कुछ भी काम करते हो, भाई खाना खा रहे लगा दिया, आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, टीवी भी तो देखते हैं तो टीवी को अवॉइड करेंगे, आपने टीवी में वीडियोस लगा लीजिएगा, जो यूट्यूबर आपको पसंद है, जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है उसके वीडियोस लगा लीजिए। मतलब वो टॉपिक आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतने अच्छे से लर्न हो जाएगा, बोलते हैं कंठस्थ हो गया वैसा। इसके बाद जब आप सेकेंड फेज में आएंगे ना, तो आप उन्हीं के वन शॉट वीडियोस देख लीजिएगा। क्या करना है, वन शॉट वीडियोस। मतलब आपने भले ही 5 चैप्टर पढ़े, लेकिन 5 चैप्टर बायोलॉजी में इतने अच्छे कि कुछ भी पूछा जाए हमें बहुत अच्छे से याद है, और उसके पीवाईक्यूज भी हमने लगा लिए। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो वो चैप्टर होते जाएं। और ये कब करना है, जब हम पढ़ पढ़ के टायर्ड हो जाएंगे, पढ़ पढ़ के टायर्ड हो जाए तो हम एमसीक्यूज लगा दिया, हम कुछ करते जा रहे हैं, वो वीडियोस चलते जा रहे हैं, एटलीस्ट हमें सुनाई देता रहे, तो भी आपकी तैयारी होती रहेगी। आप फ्री रहे तो डेफिनेटली देखिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर रहने में फिर वो कंसंट्रेशन नहीं रह पाता। इसलिए मैं स्टूडेंट को यही सजेशन देती हूँ कि आप क्या कीजिएगा, बुक्स रीडिंग कीजिएगा, वीडियोस को अगर आपने एक बार रीड कर ली ना, तो जब कोई टीचर आपको वो चीज़ बोलेगा ना, तो बहुत कम स्क्रीन पे कंटिन्यू देखना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बायोलॉजी की हो गया। अब केमिस्ट्री के लिए भी सेम यही ट्रिक आपको अपनानी है। केमिस्ट्री में भी आप मॉडर्न एबीसी ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप टंडन की बुक्स ले सकते हैं। किसकी बुक्स ले सकते हैं, जिसको ज़्यादा पढ़ना हो, है ना, ओपी टंडन अच्छी बुक्स आती है, इनकी भी हायर एजुकेशन तक चलती है। अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो सबसे बेस्ट एबीसी, बहुत बहुत अच्छी है, थोड़ी कॉस्टली बुक है लेकिन बहुत शानदार बुक है, 2 पार्ट्स में आएगी, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हैं। और फिजिक्स के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, फिजिक्स में भी अगर आपको एबीसी अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप क्या कीजिएगा, डीसी पांडे की बुक ले लीजिएगा, है ना, इसमें आपको एमसीक्यूज वगैरह भी मिल जाएंगे, मॉडर्न एबीसी में भी सब कुछ मिल जाएगा आपको। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी उसमें मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एम्स में जो पूछे जाते हैं वो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बुक्स आपको मैं सजेस्ट करूंगी फिजिक्स के लिए भी। अब आप क्या करेंगे, जब आप केमिस्ट्री में पहुंच गए हैं, अब आप क्या करने वाले हैं, हमने सारे फॉर्मूले याद कर लिए, सारे थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत बहुत अच्छे से कर लिए, थोड़ा सा हाई लेवल की तरफ आएंगे कि हम रिएक्शंस की तरफ बढ़ेंगे अब, क्योंकि रिएक्शंस पूछी जाती हैं। रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, भाई हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं, क्लोरीनेशंस करते हैं, इनकी ट्रिक पता होना चाहिए कि क्लोरीनेशंस में क्या किया जाता है, हाइड्रोजनेशन में क्या किया जाता है। उन रिएक्शंस की तरफ बढ़ने वाले हैं हम लोग। देन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई ये हो जाएगा इसके अंदर, और उसके बाद सारे पीवाईक्यूज लगाते चलेंगे। ठीक है, और पीवाईक्यूज में भी अभी मैं बोल रही हूँ, अभी हम न्यूमेरिकल्स में नहीं है, अभी न्यूमेरिकल्स पूरे स्किप कर रखे, सिर्फ मोलारिटी मोलारिटी को छोड़ के। सेम वही ट्रिक अब अपने को लगानी है सेकेंड फेज के अंदर फिजिक्स में। फिजिक्स में भी हमने क्या कर लिए हैं, फॉर्मूले हमने सीख लिए हैं। अब इसमें कई बार कुछ फॉर्मूले के बिहाफ पर वैल्यू, सेम फॉर्मूला लगा के अगर डायरेक्ट पूछा है, से पैराबोला का हो गया, मैग्नेटिक इसका हो गया, तो रेजिस्टेंस के बहुत ज़्यादा जैसे पूछता है क्वेश्चंस, रेजिस्टेंस के हो गया, तो एक रेजिस्टेंस टॉपिक पकड़ लिया, जैसे हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया क्योंकि ये बहुत इजी है। इसके बाद में आप एक ग्रेविटेशंस वाला चैप्टर है, ये बहुत अच्छा है, मतलब सब कुछ खाने का नहीं बोल रही मैं, थोड़ा रेजिस्टेंस वाला चैप्टर 3 से 4 दिन में आपने कर लिया, रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, पैरेलल सीरीज में पूछता है, और ग्रेविटेशन कर लो, इससे 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स पढ़ लो, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ चीज़ें स्किप भी करोगे तो भी चलेगा। इसके बाद आप फाइनल स्टेजेस पे अब आपको क्या करना है, जितना अभी तक पढ़ा है रिवीजन मस्ट है, रिवीजन तो करना ही करना है। अब क्या करेंगे, जो हमने पीवाईक्यूज लगाए वहां से आपको ये आइडिया लग गया है कि थ्योरी से लगभग कितने क्वेश्चंस हमसे पूछेगा और न्यूमेरिकल्स कितने पूछे। इसी बिहाफ पर अभी जैसे मैंने 2 चैप्टर्स तो आपको बता दिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जिन चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे गए सिर्फ वैसे ही न्यूमेरिकल्स आप बार बार लगाइए। अब आप क्या करेंगे, हमको ढूंढने में बहुत दिक्कत है, उन चैप्टर्स को खोलिए, एनसीईआरटी में पीछे और इंटैक्स क्वेश्चंस में जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं, सॉल्यूशंस भी दिए, उनको आप अच्छे से कर लीजिए। एनसीईआरटी के एज इट इज़ वैल्यू के साथ पूछता है, इसीलिए बोल रही हूँ। प्रीवियस ईयर के जितने न्यूमेरिकल्स थे उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, सॉल्यूशंस आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब आप जब वो क्वेश्चंस डालोगे तो सिमिलर क्वेश्चंस करके निकाल लीजिएगा। सिमिलर क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन जैसे 10 क्वेश्चन, 1 से 2 घंटे में आपके 10 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे न्यूमेरिकल। तो कम से कम 100 न्यूमेरिकल्स भी अगर आप कर लेंगे, कितने, एक फिजिक्स में ही बोल रही हूँ मैं, फिजिक्स में पूरे 100 न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, मत कीजिए ज़्यादा।
60-70 आप केमिस्ट्री में कर लीजिए, मत कीजिए ज़्यादा। किसके बता रही हूँ, जो टॉपिक हमेशा से पूछा जाता रहा है। 70-80%, 20% को स्किप कर दीजिए। और बस अब आप क्या कीजिए, अब वापस से अपने इनिशियल फेज में जैसी तैयारी करी थी उसी फेज में आ जाइए। एनसीईआरटी बायोलॉजी को तो छोड़ना ही नहीं है। जब भी हम इन सब्जेक्ट से टायर हो जाए, भैया उठा लो बायोलॉजी पढ़ लो, बस टाइम भाई पढ़ रहे हैं हम, पढ़ते हुए रह रहे हैं, फिर पढ़ते पढ़ते टायर हो गए, वीडियो उठा लिए। एमसीक्यूज चालू कर दो। एमसीक्यूज हमारे चैनल पे भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। साथ ही साथ में जैसे नर्सिंग की प्रिपरेशंस के लिए भी हम करवाएंगे आपको, एम्स के लिए करवाएंगे और नीट के लिए भी मिल जाएंगे, और कुछ ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे नीट के, मैंने करवा के रखे हैं। तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं, और किसी भी चैनल के गो थ्रू होकर आप देख सकते हैं। तो ये मस्ट प्रिपरेशन है। और पीवाईक्यूज के साथ सबसे इंपॉर्टेंट आपको किसको देनी है, बायोलॉजी को। वही जो इनिशियल स्टेज में हमने तैयारी की थी, सारे थ्योरी पोर्शन पे आ जाओ, सारे फार्मूलेस पे आ जाओ, और कॉन्फिडेंट होके देकर आइएगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही स्ट्रैटेजी है जिसको मैंने खुद भी अप्लाई किया था, और मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया और उन्होंने नीट क्लियर कर लिया। फाइनली कुछ स्टूडेंट से कभी मौका मिला तो मैं डेफिनेटली उनको लेकर आऊँगी चैनल पे, जो आज डॉक्टर बन चुके हैं। अब एक्चुअली क्या है, डॉक्टर बन ही चुके हैं, तब तो टाइम नहीं होता है उनके पास में, लेकिन कभी मिला तो मैं ज़रूर बताऊँगी किस स्ट्रैटेजी से उन्होंने इसी आइडियाज़ के साथ में यहाँ पर क्रैक किया। और रही बात, मोटिवेशन होना ज़रूरी है। मोटिवेशन किसी और का हो उससे बेटर है आप अपने आप को मोटिवेट रखिए। ठीक है, हमें करना है, हम कर सकते हैं और हम करके रहेंगे, हम दिखा देंगे कि हम कर सकते हैं। इसी लाइन के साथ में बस आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।